नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में बात होगी भारत की कूटनीतिक तस्वीर में जबरदस्त हुए फेरबदल की, राहुल गांधी के सबसे बड़े खुलासे की और यूपी में पीडीए पाठशाला और 2027 के कनेक्शन की। इन सभी मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। राखी पर 17,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान, बहनों के प्यार से गुलजार होगा बाजार। कुबेरेश्वर धाम में अब तक 7 की मौत, पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल, बोली कार्यवाही हो। उधमपुर में बड़ा हादसा, सीआरपीएफ जवानों से भरी बस 200 फीट गहरी खाई में गिरी, 2 बलिदान 16 घायल। भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य की बड़ी मुश्किलें, महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी कर बुरे फंसे, दाखिल हुआ वाद। राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे, एनएसए अजीत डोभाल ने पुष्टि की। धराली त्रासदी, एक ऑफिसर 8 जवान लापता, धराली से 70, हर्षल से 190 और गंगोत्री से 274 लोगों का रेस्क्यू। लखनऊ में हो रही झमाझम बारिश, छुट्टी के समय बरसात होने से बच्चे भागे, टपकने लगी नगर निगम की पानी की टंकी। मुरादाबाद में लकड़ी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के 100 घर खाली कराए गए। लकड़ी बाईपास से 2 किलोमीटर तक काले धुएं का गुबार। जयपुर में लेजेंड T10 लीग स्थगित, एसएमएस स्टेडियम की खराब स्थिति की वजह से फैसला, अब 8 अगस्त से शुरू होगी लीग। टैरिफ चिंताओं के बीच हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 79 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी उछाल। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीतिक तस्वीर में जबरदस्त फेरबदल हो गया है। जो दोस्त पहले ऑलवेज ऑनलाइन थे, अब लास्ट सीन लॉन्ग अगो हो चुके हैं और जिनके नाम नीचे स्क्रॉल करना पड़ता था, वो अब टॉप पर चमक रहे हैं। इस नई लिस्ट में 3 सबसे बड़े चेहरे हैं, चीन, रूस और अमेरिका। कभी भारत की बेस्ट फ्रेंड लिस्ट में नंबर 1 पर रहने वाला अमेरिका अब टॉप 3 में भी फिसलता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी और टैरिफ की धमकियों ने इस रिश्ते में ठंडक भर दी है। भारत अब अमेरिका को देखकर उतना मुस्कुरा नहीं रहा जितना पहले करता था। उल्टा प्रधानमंत्री चीन आ रहे हैं, वो भी ट्रंप के सीजफायर क्रेडिट की धुन के बीच। लेकिन अगर कोई आज भी दोस्ती निभाने की परिभाषा है तो वो है रूस। ऑपरेशन सिंदूर में पाक को जवाब देने के लिए भारत ने जिस हथियार पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वो था रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम, और इसने भरोसे को नाकाम नहीं होने दिया। पाक के कई ड्रोन इस सिस्टम की नजर में आए और ढेर हो गए। रूस न सिर्फ ऑपरेशन में भारत के साथ था, बल्कि अमेरिकी दबाव में भी झुका नहीं। ट्रंप चाहे जितनी बार टैरिफ का ट्रम्प कार्ड खेले, पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री अडिग है। एनएसए अजीत डोभाल का मास्को दौरा और रूस के टॉप आर्मी अधिकारियों की भारत से बातचीत साफ बताती है कि इस दोस्ती की नींव गहरी है और ट्रंप के बयान उस पर असर नहीं डाल सकते। वहीं अब आते हैं फ्रेंड लिस्ट के सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर पर, चीन। भारत ने चीन से रिश्ते फिर से पटाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन भरोसे की दीवार अभी भी दरकी हुई है। अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, जयशंकर सब एक के बाद एक बीजिंग पहुंच चुके हैं और अब खुद पीएम मोदी भी एससीओ समिट के लिए चीन का रुख करने वाले हैं। लेकिन ये दोस्ती ब्लॉक करने वाली नहीं है, बल्कि सीन जोन वाली है। बातचीत है, मेलजोल है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा नहीं, क्योंकि गलवान की घटना अब भी भारत की याददाश्त में ताज़ा है। भारत ने मानसरोवर यात्रा बहाल की, वीज़ा फिर से दिए, सीधी फ्लाइट्स की चर्चा शुरू की, लेकिन साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में चीन की भूमिका को उजागर कर दिया। साफ संकेत है, ड्रैगन, तू दोस्त बन सकता है लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं। तो अब फ्रेंड लिस्ट को समझिए। रूस सबसे ऊपर, सबसे भरोसेमंद। चीन करीब है लेकिन कड़ी निगरानी में। अमेरिका पुराने रिश्तों की फाइल में, रिसाइकिल बिन के करीब। देखा जाए तो दुनिया बदल रही है और भारत भी। अब दोस्ती सिर्फ फोटो और भाषणों से नहीं चलेगी, असली इम्तिहान संकट के समय होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यही दिखाया, जो साथ खड़ा रहा वही सच्चा यार निकला। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर।
लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने आज एक ऐसा आरोप लगाया जिसने देश की चुनावी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा, इस बार वोट नहीं पड़े, वोट चुराए गए हैं। उनका दावा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकसभा चुनाव में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा, वोटर लिस्ट जनता की संपत्ति है, लेकिन चुनाव आयोग हमें ये लिस्ट देने से मना करता है। क्यों? क्या छुपाया जा रहा है? राहुल ने बताया कि कांग्रेस ने अपने आंतरिक सर्वे में कर्नाटक की 16 लोकसभा सीटों पर बढ़त देखी थी, लेकिन असल नतीजों में सिर्फ 9 हाथ आए। शक गहराया तो पार्टी ने एक सीट को खंगालना शुरू किया, महादेवपुरा विधानसभा, और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। राहुल गांधी ने बताया कि बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस को 6,26,208 और बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले, यानी 32,707 वोटों का फर्क। अब देखें महादेवपुरा का हाल, जहां कांग्रेस को 1,15,586 तो वहीं बीजेपी को 2,29,632 मत मिले। यहां अंतर 1,14,046 का था, जो पूरे लोकसभा क्षेत्र की हार का रुख तय करने वाला बन गया। राहुल ने कहा, सिर्फ एक विधानसभा सीट ने चुनाव का पासा पलटा और वही सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई। सुनिए कैसे। टोटल वोट्स इन द असेंबली ऑफ महादेवपुरा 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address, one building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there, one family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. देखा जाए तो राहुल ने उदाहरण दिया, गुरकीरत सिंह नाम का व्यक्ति वोटर लिस्ट में 4 अलग-अलग बूथों में दिखा। यही नहीं, आदित्य श्रीवास्तव नाम का वोटर तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तीनों जगह वोट डाल आया। राहुल गांधी ने सवाल किया कि एक ही घर में 80 वोटर कैसे, एक कमरे में 46 वोटर, क्या ये लोकतंत्र है या मजाक? उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद महज 5 महीनों में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए, जो पिछले 5 सालों में नहीं हुए थे। राहुल गांधी के इन खुलासों ने न सिर्फ एक चुनावी आंकड़े की बात नहीं की, उन्होंने देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत वोट के भरोसे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर एक वोटर का वोट 2 बार डलता है, अगर एक कमरे में 80 वोटर होते हैं, अगर फर्जी नामों से सत्ता बनाई जाती है, तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, मैनेजमेंट है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीता कौन हारा, सवाल ये है कि क्या हमारा वोट सही हाथों में गया भी या नहीं। राहुल गांधी की आवाज़ सिर्फ एक नेता की नहीं, हर उस नागरिक की है जो मानता है कि उसका वोट मायने रखता है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग और देश की संवैधानिक संस्थाएं इस पर क्या कदम उठाती हैं, क्योंकि अगर वोट पर विश्वास डगमगाया तो फिर लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा, जिसे किताबों में पढ़ाया जाएगा लेकिन जिया नहीं जाएगा। फिलहाल इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है, नाम है पीडीए पाठशाला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जैसे ही इसका ऐलान किया, लखनऊ के सत्ता गलियारों में हलचल मच गई। सवाल उठने लगा कि क्या ये पाठशाला 2027 के विधानसभा चुनावों में यूपी की सियासत का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रही है। योगी सरकार जब प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों के मर्जर की योजना लेकर आई, तो शायद उसने नहीं सोचा था कि इसका जवाब उसे गांव-गांव समाजवादियों की पीडीए पाठशाला के रूप में मिलेगा। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया, अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो समाजवादी गांव-गांव जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। हम बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, पढ़े लिखे युवाओं, रिटायर्ड शिक्षकों और समर्थकों से आह्वान किया कि बंद हो रहे स्कूलों के स्थान पर टीम बनाकर पीडीए पाठशालाएं शुरू करें। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये रणनीति है। ये योजना गरीब, पिछड़े, दलित वर्ग के उन बच्चों तक सीधा संदेश पहुंचा रही है जिनके लिए सरकारी स्कूल ही एकमात्र सहारा है। साथ ही बेरोजगार युवाओं, टीचर बनने की आस लगाए अभ्यर्थियों, शिक्षा मित्रों और रसोइयों जैसे समूहों को भी ये पहल जोड़ती है। ये सिर्फ शिक्षा नहीं, एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक जमीनी आंदोलन का संकेत है। भले ही भाजपा और योगी सरकार ने इस अभियान को गंभीरता से लिया है, लेकिन कई जिलों में पीडीए पाठशाला के संचालन पर रोक लगाने की कोशिशें साफ इशारा कर रही हैं कि सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही। कुछ जगहों पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई, तो कहीं ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल जैसे आरोपों ने भाजपा को सपा पर हमला बोलने का मौका दे दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यहां तक कह दिया कि यह बच्चों की शिक्षा को राजनीतिक जहर पिलाने की साजिश है। उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करार देते हुए चेतावनी दी कि इस मानसिकता के खिलाफ हर मंच पर लड़ाई होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या यही बनेगा 2027 का मास्टर स्ट्रोक? पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के वही वर्ग जो लंबे समय से राजनीतिक रूप से उपेक्षा का शिकार रहे हैं, अब अखिलेश के एजेंडे के केंद्र में हैं। ये सिर्फ शिक्षा की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक विचारधारा, एक जमीनी अभियान और एक बड़ा सियासी संदेश है। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी इसे महज आंदोलन नहीं बल्कि एक संगठित जनक्रांति में बदल पाएगी? और क्या बीजेपी के पास इसका कोई ठोस जवाब है? 2027 की सियासी पटकथा का पहला पन्ना शायद यहीं से लिखा जा चुका है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात और करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर लोगों के दिलों में 2013 की केदारनाथ त्रासदी की दर्दनाक यादें ताज़ा कर दी हैं। इस बार भी खतरे की गहराई को भांपते हुए आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है और उनकी बातों में गंभीर संकेत छिपा है। आईआईटी रुड़की के हाइड्रोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित अग्रवाल का कहना है कि धराली में आई आपदा और केदारनाथ की त्रासदी दोनों ही घटनाएं कई अहम पहलुओं में एक दूसरे की परछाई जैसी प्रतीत होती हैं। खास बात यह है कि ये दोनों आपदाएं मानसून सीजन के दौरान घटित हुई। 2013 में केदारनाथ की विनाश लीला जून के महीने में हुई थी और अब 2024 की धराली त्रासदी भी मानसूनी कहर का परिणाम है। भले ही इन दो आपदाओं के मूल कारण अलग अलग हों, केदारनाथ में त्रासदी का मुख्य कारण ग्लेशियर का फटना और नदियों का उफान था, जबकि धराली की घटना का कारण बादल फटना बताया जा रहा है। लेकिन इनके पीछे की गहराई और हिमालय क्षेत्र की संवेदनशीलता एक जैसी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके भले ही अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हों, पर वैज्ञानिकों की नज़र में ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से बेहद नाजुक और आपदा प्रवण माने जाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल का मानना है कि इन आपदाओं से एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि समय रहते चेतावनी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पर्यावरण के साथ संतुलन ही हमें ऐसे विनाश से बचा सकता है। धरती की चेतावनी बार बार सुनाई दे रही है, अब इसे नज़रअंदाज करना भविष्य के लिए भारी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।